वार्निंग भी दें कि सिस्टम शुरू हो चुका है, अपने आप को जुर्मानों से बचा लो। हमारी ट्रैफिक का निज़ाम विद इन ए वीक यूरोप की तरह हो सकता है। हमारे पास अल्लाह ने दिमाग तो दे रखा है, हमने इसको बंद किया हुआ है। जो हमारी तबाही हो रही है कराची में या पानी रुकता है लाहौर में, ये नहीं है कि हमारे वो चीज़ें मुयसर नहीं हैं, नाले नहीं हैं, ड्रेनेज नहीं है। ड्रेनेज सब कुछ ठीक है, मगर उसको आपने रुकावट डाली हुई है, कालीन डाले हुए नालों में, शॉप पर सारे गंद जो इतना सारा उठा के डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, रोशन पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान राव साहब से। और राव साहब का ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली आ सकती है, इस मुल्क के अंदर हर चेहरा मुस्कुरा सकता है, इस मुल्क के अंदर कोई भी शख्स भूख से नहीं मरेगा अगर कुछ इक़दामात किए जाएं। वो कौन से इक़दामात हैं, कैसे किए जाएं? और राव साहब का ये भी कहना है कि अगर ये हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा हो सकता है, और अगर ये हुकूमत इसी तरह से काम करती रही तो फिर ये मुश्किल है, फिर इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। वो और हल क्या होगा ये भी इनसे जानेंगे। कौन से इक़दामात हैं जो किए जाएं तो ये मुल्क खुशहाली की जानिब बढ़ सकता है, वो जानेंगे। और अगर ये सब इस हुकूमत से नहीं होता तो कौन करेगा, ये जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जब देखते हैं कि तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत जब मैदान में आई, जब बरसर इक़्तिदार आई, तो तब्दीली कहीं नज़र नहीं आई। और तब्दीली का फिर शिकवा उसको काउंटर इस तरह से किया जा रहा है कि जी माफियाज़ का राज है, माफियाज़ ने पंजे गाड़े हुए हैं और माफिया कुछ करने नहीं देता। इन सब के बावजूद इमरान खान साहब के बारे में लोगों की ये राय है कि उनकी नीयत ठीक है। किसी भी लीडर की सिर्फ नीयत ठीक होना काफ़ी होता है, या उसके अंदर कुछ और भी क्वालिटीज़ होती हैं कि जो मुल्क को खुशहाली की जानिब लेके जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर साहब, जो सवाल है कि नीयत का ठीक होना ही काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं है। ठीक है। राइट मैन फॉर राइट जॉब, सक्सेस की ये शर्त होती है। ठीक है। तो अब उसमें नीयत का ठीक होना भी एक अंसर है, लाजमी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर नीयत ही ठीक ना हो तो देखें, एक हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब हम इसका जो मतलब लेते हैं वो ये है कि हमने जो कुछ किया है उसका जो अजर मिलेगा वो हमारी नीयत के मुताबिक मिलेगा, रिज़ल्ट जो भी था। ठीक है। ठीक है। इसका ये मानी नहीं है। इसके मानी ये हैं कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है कि अमल आपका वही होगा जो आपकी नीयत है। ठीक है। असल मानी इसकी ये है, इन्नमल आमालो बिन्नियात, जैसी नीयत होगी अमल वैसा होगा। ठीक है। अगर एक आदमी चोरी करके आता है और हम कहें कि उसकी नीयत अच्छी थी, तो नीयत अच्छी थी तो चोरी कैसे होगी? नीयत होगी तो अमल होगा। अब अगर नीयत अच्छी है, एक हम समझ लेते हैं नीयत अच्छी, लेकिन क्या मकासद हैं, नीयतें क्या हैं, हम नहीं समझते। हम अच्छा, ये जो अच्छा और बुरा है इसका मायार क्या है कि ये अच्छा है ये बुरा है? मुमकिन है कि वही चीज़ किसी के लिए बुरी हो, किसी के लिए अच्छी हो, मतलब उसका अपना मायार है कि ये अच्छा है। कोई शराब को अच्छा कहता है, कोई नहीं कहता। जो अच्छा कहता है उसका मायार ये है कि शराब अच्छी चीज़ है। अच्छे और बुरे का मायार ये है कि अगर कोई चीज़ अपने मकसद पे है तो वो अच्छी है। किसका मकसद? जो उसका मकसद, मसलन एक छुरी है, अब वो छुरी काटती है। ठीक है। अगर वो नहीं काटते तो हम कहेंगे बुरी है। ठीक है। अगर वो काटती है तो ठीक है। ठीक है। तो इंसान का मकसद क्या है? अच्छा, तो इसी तरह से इंसान का एक मकसद है, अगर वो मकसद पे है तो वो अच्छा है। और इंसान का मकसद क्या है, और ख़ास तौर पे इस उम्मत का मकसद क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम इंसानों के लिए भेजे गए हो। अगर कोई इंसान खिदमत खल्क कर रहा है, इंसानों की खिदमत कर रहा है, वो सही है, वो अपने मकसद पे है। और अगर कोई इंसान कर तो सब कुछ रहा है लेकिन इंसानों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा,
तो वो गलत है। तो मेयार ये है, हम ये नहीं देखेंगे नीयत क्या है। नीयत जो होगी वो नीयत का मेयार ये है कि नीयत होगी तो अमल होगा। ठीक है। अजर का उस पर नहीं, अजर का इन्हसार आमाल पर है। ओके। आमाल का दारोमदार नीयत पर है, और जो अजर है या रिज़ल्ट है या प्रोडक्ट है, आउटपुट है, उसका दारोमदार अमल पर है। तो अगर कोई शख्स हो या कोई चीज़ हो, अगर वो अपने मकसद पे है और नफ़ा पहुंचा रही है तो वो सही है, उसकी नीयत भी सही है। अगर वो चीज़ नफ़ा नहीं पहुंचा रही, अब देखिए छुरी तो थी लेकिन उसकी नीयत नहीं थी काटने की, उसे हुक्म मिला हुआ था कि तूने नहीं काटना, तो उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं काटा। ठीक है। थी तो छुरी, काम भी काटना है उसका, लेकिन उस वक़्त उसकी नीयत को तब्दील कर दिया गया कि तूने नहीं काटना। उसने नीयत कर ली मैंने नहीं काटना, लगाया जाओ जोर। तो असल चीज़ ये होती है कि आप नेक हैं या बद हैं, जो भी हैं, आपकी आउटपुट क्या है उससे डिसाइड होगा कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। ठीक है। तो हुक्मरान अगर आउटपुट अच्छी दे रहे हैं, अवाम खुशहाल है, अमन है, अदल है, तालीम है, हुनर है, और आपके इदारे स्टेबल हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो अच्छे हैं। मतलब उसका जो ज़ाती फेल है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, अगर उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। फेल तो होता है असरअंदाज, खाली नीयत से काम नहीं चलता। नहीं, आपने अभी फरमाया ना कि अच्छी नीयत का तकाजा ये है कि उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हों, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर उसकी अपनी ज़ात जो है उसमें कोई कई हज़ारों खामियां सही, अगर लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो अच्छा है। ठीक, आपके कहने का मकसद? जी अच्छा है। लेकिन देखें हज़ारों खामियां जिसमें होंगी ना, वो नफ़ा रसानी कर नहीं सकता। अच्छा। अल्लाह ताला जिससे जो काम लेता है ना, अच्छा काम लेता है, तो उसमें पहले अच्छाई भी पैदा करता है। एक बुरा शख्स और अच्छा काम करे ये अमूमन नहीं होता है, एक्सेप्शन तो हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं ऐसा होता। अब देखें ना, बहुत सारी तारीख़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिन्हें हम आप यूँ कह लीजिए कि राहज़न या डाकू के नाम से जानते हैं, कि जो लोगों को लूटते थे और फिर वो खैरात भी बहुत करते थे। अब उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, अब नीयत पे फिर बात आ गई। नीयत क्या थी, क्यों राहज़नी करता था? अगर वो राहज़नी इसीलिए करता था कि उसने गरीबों की मदद करनी है, उसकी नीयत ये थी, तो उसका अमल भी फिर वो हुआ कि उसने राहज़नी की इस नीयत से, और उसने वो मदद की उन लोगों की, क्योंकि नीयत ही उसकी ये थी कि मैं अमीरों से लूट के गरीबों को दूंगा। तो वो ठीक करता था? नहीं, ठीक तो नहीं करता था। क्यों? देखे, उसकी नीयत के मुताबिक उसने अमल किया है। अजर क्या मिलेगा हम नहीं जानते, वो तो अल्लाह जानता है। अल्लाह ने यह भी तो हिसाब लेना है कि बेगुनाह लोगों से क्यों लूटा, उसका भी एक तरीक़ेकार है। अगर गरीबों की मदद करनी है उसका भी तरीक़ेकार है। ये नहीं है कि आप मुसाफिरों को, राहरों को लूट कर। पैरामीटर कहाँ सेट होंगे कि ये काम सही है? इसका पैरामीटर क्या है कि ये अल्लाह और रसूल सही? अल्लाह और रसूल अगर इजाज़त देते हैं कि मैं मतलब किसी को लूट के दूसरे को दे दूं, तो हर वो काम कि जिसकी हमारा दीन इजाज़त देता है, जो बेहतर है वो बेहतर है, जो गलत है वो गलत है, तो हमारा पैरामीटर वही है। अच्छा, हमारा दिन की बात मैं ये भी कर दूं कि अदियान जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे दीन, वो सारे दुरुस्त। ठीक है। लोगों ने जो तब्दीलियां की हैं वो गलत हैं, ठीक है, वरना दीन सारे दुरुस्त हैं। अब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने मकासद को पूरा करने के लिए लोगों ने तब्दीलियां कर ली। कुरान एक ऐसी किताब है और ये एक ऐसा दीन है कि जिसमें तब्दीली ना हो सकी ना हो सकेगी। ठीक है। लिहाजा मोस्ट रिलायबल इस वक्त अगर कोई दीन या किताब या और वैसे भी अध्ययन की जो रिफाइंड शक्ल हमें मिली आके, वो तो हमारा दीन ही है ना। जी कि यहाँ पे आके मुकम्मल फाइनल हो गया ना, फाइनल हो गया कि अब इसके ऊपर अमल करना। फाइनल ऑर्डर इज रियल ऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हमारा मयार जो है वो ठहरा कि जो कुरान और हदीस है उसके मुताबिक अगर हमारा अमल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वो तो फिर नीयत जो मर्जी हो, नीयत जो मर्जी हो, उससे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अभी जिस जगह पे खड़ा है, इसके रिज़र्व्स के हवाले से, इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से, और ये जो गुर्बत का बढ़ता हुआ रुझान, इसके हवाले से क्या ऐसी गलतियाँ हो रही हैं इस हुकूमत से, या गुज़श्ता हुकूमतें क्या ऐसी गलतियाँ करती रही हैं कि जिनको अब सुधारा जा सकता है, जिनको अब ठीक किया जा सकता है, और अब से
यानी कि आज अगर उन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो आज से मुल्क जो है वो उसकी समत सीधी हो सकती है। देखें, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दुनिया को, ठीक है, चाइना को, कोरिया को, मलेशिया को, यूरोप को, अमेरिका को, दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम ज़रा आंखें खोल के देख लें तो हमारे रास्ते सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी नीयत नहीं है तो फिर हम देख भी नहीं सकते। नीयत होगी तो अमल होगा, देखेंगे। सारी दुनिया देख के आते हैं हमारे लीडर्स, सारे मुल्क देखे हैं इन्होंने और सारे निज़ाम भी देखे हैं इन्होंने, मगर वो निज़ाम यहाँ नहीं लगा सकती, लागू नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये फिर आता है कि अगर हमने दुनिया के निज़ाम को फॉलो करना है तो फिर हम जो पहले बात कर रहे थे कुरान और हदीस के हवाले से और अपने दीन के हवाले से, तो उसमें कोई कमी है क्या? खुदा न खास्ता उसमें कमी नहीं, वही तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे और आज भी लोग कहते हैं कि जब यूरोप जाते हैं तो इस्लाम देखते हैं मुसलमानों के बगैर। अच्छा, और वो उस वक्त तो इंडिया था ना सारा, ठीक है। और जब इंडिया आते हैं तो मुसलमान देखते हैं इस्लाम के बगैर। ठीक है। वो जिन्हें हम काफिर समझते हैं, बुरा समझते हैं, नफ़रत करते हैं, उनके पास जो प्रैक्टिकली सिस्टम है सारा 100% नहीं कहे, लेकिन मोस्टली वो कुरान का सिस्टम है उनके पास। देखें सफाई का निज़ाम वहाँ देखें तो कुरान ही तो कहता है, सफाई का हुक्म देता है हमें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम देखने के लिए उनके पास क्यों जाते हैं जब हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, जब हमारे पास अहादीस मौजूद हैं, जब हमारे पास हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी मौजूद है। फिर हम उनके पास क्या लेने जाते हैं, उनको क्यों देखते हैं? फिर हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, हम लेने नहीं जाएंगे हाँ। वहाँ, हम सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इतनी दफ़ा जा चुके हैं, हमारे लीडर्स तो सब जा चुके हैं, मैंने भी बहुत से मुल्क देखे हैं, देख तो सब कुछ लिया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि आया वो अमल की नीयत से देखा है या एंजॉयमेंट के लिए देखा है। अगर एंजॉयमेंट के लिए देखा तो ख़त्म हो गया, बस देख लिया, एंजॉय कर लिया, तारीफ़ें करते रहेंगे। अगर अमल के लिए देखा है तो अब मुझे भी पता है कि हमारी ट्रैफिक का निज़ाम विद इन ए वीक यूरोप की तरह हो सकता है, 100% हो सकता है। ये हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपका ख़जाना भी भर जाएगा। कैसे कैसे? देखिए वहाँ पे एक ही सिस्टम है पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं कि जहाँ किसी ने कोई गलती की जुर्माना आ गया। ठीक है। एक ही सिस्टम है, कोई वहाँ पे ना पुलिस वाले वो कापियाँ लेके खड़े हैं और ना ही कोई वो डंडे लेके खड़े हैं, ना किसी को लिफ्टर गाड़ियाँ उठाते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही सिस्टम है, जहाँ जिसने जो गलती कर दी वो फ़ाइन अपने आप घर पहुँचता है तस्वीर के साथ। अगर यहाँ भी ये सिस्टम लागू हो जाए तो हो गया ना, ये लाहौर में तो हो गया है। कितना हुआ है? शुरू तो कुछ हो भी गया नहीं ना, हुआ। देखे ना इब्तदा जो है। हाँ, इब्तदा देखें, इब्तदा एक तो होती है ना कि इब्तदा और स्लो चूंटी की चाल चलना, ये वक्त की ज़रूरत भी तो देखनी है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आपका कंपटीशन है एक रेस में और कोई कहे कि जी ये जो कंपटीटर है, खिलाड़ी है, ये भी दौड़ तो रहा है ना, वो दौड़ तो रहा है लेकिन पहुंचेगा तो मंजिल पे वही ना, जीतेगा तो वही जो उस स्पीड से दौड़ रहा है जो रिक्वायर्ड है। नहीं, लेकिन वो स्पीड से दौड़ने के लिए तो आपको बजट चाहिए ना। नहीं, बजट नहीं चाहिए, बजट नहीं। देखें, एक होता है हम हर चीज़ को फाइनेंस बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है, जबकि फाइनेंस सेकेंडरी चीज़ है। असल चीज़ है आपकी सोच। अगर सोच है तो इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दे रखी हैं, 1000 रास्ते निकाल लेता है। क्या रास्ता हो सकता? अब देखिए, कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा है रेडी वाला भी जिसके पास मोबाइल ना हो, और मोबाइल भी वो जो अच्छी तस्वीर बनाने वाला। ठीक है। कोई वार्डन, ट्रैफिक वार्डन ऐसा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। ठीक है। अब वो अपनी स्टिक से मोबाइल लेके यूं खड़ा हो जाए, तस्वीर भी ना बनाए, लोग रुक जाएंगे। और तस्वीर तो बनाना इसलिए जरूरी है, लगा दिए ना। आप तो अगर आप तो कैमरे तो कहाँ लगे हैं? कैमरे तो चंद एक चौक पे, देखिए वो बेशक चंद एक चौक पे लगे, लेकिन इब्तदा तो होगी ना। अच्छा, इब्तदा हो गई अगर नीयत सही है और इसको उन्होंने काम को बढ़ाना है। तो देखें पहले कितने अखराजात किए गए, कैमरे लगाए गए लाहौर को सेफ सिटी बनाने के लिए। तो जो लगे हुए कैमरे हैं उनको दुरुस्त करके जगह जगह, और उनको जहाँ वह इस्तेमाल करें। एक और सिस्टम लाना पड़ेगा, कुछ कैमरे ऐसे हों जो जिन्हें मोबाइल कैमरे कह लें। ठीक है, ये मोबाइल नहीं, मोबाइल कैमरे का मतलब है कि वो कैमरे कभी कहीं लटका दिए, कभी कहीं लटका दिए, कभी कहीं लटका दिए। अब मेरी एक सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूँ, वहाँ वैसे तो कैमरे नहीं लगे हुए, लेकिन वो कहीं भी कैमरा लटका और मुझे कल को जुर्माना आ जाए कि मेरी सोसाइटी में मुझे जुर्माना हो गया, ये गलती मैंने की थी,
तो मैं हर रोज़ ही डरूंगा कि कहीं ना कहीं कैमरा देख रहा होगा। ठीक है। तो कुछ कैमरे ऐसे रखें कि जिनको, गाड़ियाँ सबके पास हैं, इनके पास, हुकूमत के पास सब कुछ है, तो वह कभी कहीं जाके किसी पोल पे लटका दिया, कभी किसी पोल पे लटका दिया कि पूरी सड़क उसमें आ रही है, लोगों को पता भी नहीं है और वो गलतियाँ करे जा रहे हैं और उससे ख़जाना आपका भर रहा है, और वो फिर ऐसे खौफजदा हो जाएंगे कि भाई जहाँ भी हो पकड़े जाओगे। अब एक आदमी नाले में फेंक रहा है, शाप पर भी कालीन फटे हुए फेंक रहे हैं। ये जो हमारी तबाही हो रही है कराची में, या पानी रुकता है लाहौर में, ये नहीं है कि हमारे वो चीज़ें मुयसर नहीं हैं, नाले नहीं हैं, ड्रेनेज नहीं है। ड्रेनेज सब कुछ ठीक है, मगर उसको आपने रुकावट डाली हुई है, कालीन डाले हुए नालों में, शाप पर सारे गंद जो इतना सारा उठा के डाल देते हैं। और जब ड्रेनेज वैसे ही बंद कर दिया है, तो सही मौजूद तो है लेकिन बंद किया हुआ है, हमारे पास अल्लाह ने दिमाग तो दे रखा है, हमने इसको बंद किया हुआ है। तो जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे उस कमरे में कोई जाएंगे कैसे? तो इसी तरह से हमने अपने दिमाग के दरवाजे खोलने हैं, और कैमरों की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़रीदना नहीं इस वक्त। आप अपने मोबाइल कैमरे हाथों में जो हैं ट्रैफिक वार्डनों के, वो यूज़ करें, जहाँ लगे हुए हैं ऑलरेडी वो ठीक है, वो यूज़ नहीं, जहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं वहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वो खड़े हैं। नहीं, वो खड़े हैं ना। हाँ, सिर्फ खड़े होने से तो बात नहीं बनती। हाँ, वो खड़े हैं, वो तो पकड़ लेते हैं। अगर आप एक मोटरसाइकिल को पकड़ लेते हैं, गाड़ी को तो पकड़ते भी मुश्किल ही है, मोटरसाइकिल को पकड़, उस मोटरसाइकिल पे वो 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। इतनी देर में सैकड़ों लोग वो गुजर जाते हैं वहाँ से, जाते हैं, जो खिलाफवर्जी कर जाते हैं। तो उसकी बजाय किसी को कापी की ज़रूरत नहीं है, दौर नहीं है उस चीज़ का, सिर्फ तस्वीरें बनाएं और उसमें डाटा भेज दें बस, वहाँ से जुर्माने लग के पहुँच जाएँ, वो नंबर तो आ ही जाएगा ना, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। अब इस तरह से आपका सारे चौराहे वो कंट्रोल हो जाएंगे, और उसमें कुछ अवेयरनेस भी दी जाए टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कि ये सिस्टम शुरू हो चुका है और लेन का सिस्टम ये होगा, इस तरह से रहें, कौन सी लेन में कौन सी गाड़ियाँ होंगी, ये सारा मालूमात भी दें, इन वार्निंग भी दें कि सिस्टम शुरू हो चुका है, अपने आप को जुर्मानों से बचा लो। ये सारा कुछ करें। देखें, आपके कभी भी हमने टीवी पे नहीं देखा कि जी ये अपने आप को बचाओ, ये सिस्टम शुरू हो गया, आ गया है। तो आपने पहले आगाही मुहिम चलानी है, उसके बाद आपने कानून को लागू कर देना है। शुरू में जुर्माने बड़े आएंगे, अच्छा होगा, फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद तो हुकूमत चाहेगी कोई गलती करे, जुर्माना आए, फंड्स नहीं है, कोई करेगा नहीं गलती। और उसके बाद मैं जो ये मोबाइल सिस्टम बता रहा हूँ, ये अगर जगह जगह पे कभी कहीं जैसे छुप के खड़े होते हैं, जब हम मोटरवे पे या इस पे जाते हैं जीटी रोड पे भी, तो वैसे हर जगह ये होता है कि किसी भी ओट में खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, और गाड़ी जब वहाँ पहुँचती है उसको पता चलता है कि ये तो पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ आगे, तो उनकी गाड़ी खड़ी। इसी तरह से आप कैमरों को छुपा दें कि लोग फिर डर जाएं कि जी कहीं भी कुछ भी। अच्छा, इसके अंदर जो जुर्माने इस वक्त किए जाते हैं, आप समझते हैं काफ़ी हैं? देखो, दुनिया को अगर देखें तो बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन इब्तदा में इतना भी हो जाए और गरीब कौम है तो कोई बात नहीं, जुर्माना तो चाहे थोड़ा सा भी हो ना, वो एक बहुत बड़ी रुकावट होता है। यहाँ पर तो देखें ना, पिछले दिनों ये बहस रही कि जुर्माने चूँकि बहुत कम है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए लोग जो हैं वो गलतियाँ करते हैं, खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। अगर जुर्माने बढ़ा दिए, फिर जुर्माने बढ़ाने की भी बात की गई, फिर जुर्माने बढ़ा भी दिए गए, फिर उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू हो गया ट्रांसपोर्टर्स की जानब से, वो नहीं बढ़ने दिए गए। तो इस तरह के मामलात भी होते हैं। देखो, एक चीज़ जो ना स्टेप वाइज होनी चाहिए। शुरू में जुर्माने कम ही रखे जाएं, और उसके बावजूद, और आगाही पूरी दी जाए, उसके बावजूद अगर लोग बाज नहीं आते तो ये अनाउंसमेंट हो कि नेक्स्ट मंथ से, मसलन सितंबर में जुर्माने होंगे 500 रुपये गलती पे, अक्टूबर में 1000 जुर्माना हुआ करेगा, नवंबर में उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरह से लोग पहले अवेयरनेस लेंगे और मोहतात हो जाएंगे। उसके बाद तो कोई जुर्माना किसी को होगा, वो भी उसको होगा जो बहुत ही ढीठ होगा, ठीक है, मानता ही नहीं है। चलें, ये तो ट्रैफिक का निज़ाम है जिसको आप कह रहे हैं कि वो इस तरह से एक मिसाल दी मैंने, बाकी सारे निज़ाम इसी तरह होंगे, ठीक। लेकिन अब मैं अभी देखता हूँ कि चलें आप लाहौर को छोड़ दें या शहरों को छोड़ दें, मोटरवे पुलिस जो है उसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि सबका एतमाद है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। और एक मिसाल भी है, मोटरवे पुलिस आज के दिन भी तेज़ रफ्तारी के ऊपर जुर्माने कर रही है, आज के दिन भी।
और उनका जुर्माना 750 से शुरू होता है, मतलब इससे ऊपर जाता है। क्या वजह है कि जुर्माने का सिस्टम तो वहाँ पे मौजूद है, जुर्माना होता भी है, कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर आज भी लोग तेज़ रफ्तारी से वहाँ से गुजरते हैं? इसकी क्या वजह? देखें, दूसरी दुनिया में ये सिस्टम मौजूद है ना, और सालों से चल रहे हैं, बल्कि डिकेड्स हो गए, फिर भी जुर्माने होते हैं ना, लोग गलतियाँ करते हैं ना। गलतियाँ तो इंसान करते ही रहेंगे, मगर उसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। देखे ना, जितनी गलतियाँ हम या बेकायदगियाँ, लाकानूनियत हम करते हैं आम सड़कों पे, क्या मोटरवे पे हम उतनी करते हैं? उतनी नहीं करते, रेशो कम हो जाती है। तो गलतियां तो फिर भी होती रहेंगी। अब देखें, ईरान में अदल है, ठीक है, और वो फांसी चढ़ा देते हैं, 3 दिन लाश भी नहीं उतारते। मैंने तो अपनी आंखों से सारे मनाजिर देखे हुए हैं। इसके बावजूद कभी साल के बाद कोई जुर्म फिर भी कर बैठता है। जब तक इब्लिस जिंदा है तो कोई ना कोई जुर्म तो दुनिया में होता रहेगा। तो कोई ना कोई गलती फिर भी कर बैठता है और उसको फांसी चढ़ना पड़ता है, और 3 दिन लाश नहीं उतरती। अच्छा, तो इसके अंदर मुझे ये बताइए कि इंसान इसमें है, कुछ ज़्यादा तो किरदार जो है वो जुर्मानों का और सिस्टम को बेहतर करने का है, या ज़्यादा किरदार इंसान साजी का है? देखो, दोनों चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती। अगर इंसान नहीं बनाए तो इंसान वो पैदा ही नहीं होंगे जो सिस्टम लाएंगे। ठीक है। अगर आपने मुआशरे में तरबियत नहीं की है, तो मैं आज जो कमी महसूस कर रहा हूँ यही है कि जो हुक्मरान मौजूद हैं या जो रह चुके हैं, उनकी तरबियत का निज़ाम हमारे मुल्क में है ही नहीं कि मुल्क को कैसे चलाना है, निज़ाम को कैसे चलाना है। आपका एक शोबा है, वज़ीर तालीम बन गए, आपने क्या काम करने हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, आप जितने भी सियासतदान हैं, सभी सियासतदान, सबसे आप पूछ लें कि जी आप वज़ीर तालीम अगर बनेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। ये मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपनी किताब में, रोशन पाकिस्तान किताब में। इनमें से कुछ 4 पॉइंट भी बता दे तो देख लेना। नहीं बता सकते। नहीं, वो तो अपने हिसाब से बताएंगे ना, आपके वो जो अपने हिसाब से बताएंगे, तुक्केबाजियाँ करेंगे, लेकिन तरबियत नहीं हुई। अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे इदारों में, इल्मोन फाउंडेशन में, आप जाके पूछेंगे कि जी आप बनेंगे वज़ीर तालीम, बताओ क्या करेंगे। उन्होंने फिंगर टिप्स गिनवाने हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं जी, हमने ये करने हैं बस। नहीं, वो तो आपने उनको बताया, ये ट्रेनिंग है, वो तो आपने उनको बताया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने उनको बताए हैं ये सही हो। अच्छा, सही की तो बात ये होती है कि जो काम आप डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब सही की बात ये है कि डिटर्मिनेशन अगर है, वो तो हम इमरान खान में जो देखते अच्छा, थे, हाँ जी, तो नहीं हुए काम। अच्छा, जो है ना प्रिज्यूम करना, वो और चीज़ है, हक़ाइक़ और चीज़ है। अब हक़ाइक़ जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, हक़ाइक़ तो पता चलते हैं कि जब इंसान मनसब पे जाके बैठता रा है, पे जाने या वाह पे जाने उसको वाली जब बात जाके है। पहली प्रेजेंटेशन दी जाती है और पहली उसको जाके वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाती है मुख्तलिफ इदारों की, फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि ओहो, मैं क्या सोच रहा था, ये क्या है। नहीं, अगर तो हुक्मरान इदारों के मातहत है तो फिर वो यही सोचेगा, परेशान हो जाएगा, इदारे उसको रास्ता कभी नहीं देंगे। और अगर उसके अंदर ये फ़ैसला है कि मैंने इदारों से इस तरह से काम लेना है, तो वो ले लेगा। इदारे करें काम, इदारे हैं इसलिए कि वो काम करें हुक्मरान के ताबे, और वो करते हैं। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ज़्यादातर जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, उन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया है अपने ज़ाती मफादात के लिए, इदारे उनके काम आए हैं। अगर वो इस्तेमाल करते कौमी मफादात के लिए तो इदारे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनके काम आते और ये कौम। अब देखिए ना, ये कहना बड़ा आसान है किसी भी शख्स के लिए कि मैं इंसाफ का सिस्टम ऐसा लेके आऊँगा कि 1 महीने में या 2 महीने में इंसाफ हो जाएगा, लेकिन जब आप सिस्टम को देखते हैं, जब आप सारी चीज़ों के अंदर जाके उनका जायज़ा लेते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि अगर 2 महीने के अंदर इंसाफ हो जाए। तो देखिए, अगर तो आपने औरों को देखना है तो फिर देखते ही रह जाएंगे। औरों को अगर आपने सिस्टम्स को, लोगों के, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों की अगर आप उसकी पैरवी करेंगे तो अक्सर अक्सरियत जो है गुमराहों की है। ठीक है। इंसानों में अक्सरियत गुमराहों की है। ठीक है। आपने लोगों के पीछे नहीं लगना, आपने एक सिस्टम को लागू करना है। अगर वो अल्लाह और रसूल का सिस्टम आप समझ रहे हैं। देखिए, ये जो मैंने लिखी है किताब रोशन पाकिस्तान, इसको मैंने पहले मुफ्ती साहब से चेक करवाया है कि इसमें कोई गैर शरई चीज़ तो नहीं है, क्या ये ऐन कलमे के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है। जब उन्होंने कहा है कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मेरा ईमान इस पे होना चाहिए कि ये काम मैंने करना है।
नहीं, हम किताब की तो अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि किताब के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा वो शरीय एतबार से तो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना और उसके मुताबिक पूरे सिस्टम को चलाना, इसके ऊपर तो बहस हो सकती है और इस पर बहस होनी भी चाहिए। मैं सिर्फ इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आप दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप इंसाफ इतना जल्दी किसी को मुहैया कर दें। वहाँ पे भी सालों लगते हैं। कई सारे केसेस हमारे सामने हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और दुनिया के अंदर वो केसेस, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं। देखें, अगर आप कहें कि फुली एस्टेब्लिश होना तो उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ को स्टार्ट करना उसमें टाइम नहीं लगता। नहीं, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे? अब देखें, तालीम 100% करना मुश्किल नज़र आता है ना, लेकिन 100% तालीम हर बच्चा जिस स्कूल जाए मुश्किल नज़र आता है ना। तो हम बात अभी बाद में करेंगे, हम इंसाफ की बात अच्छा, करेंगे। इंसाफ होता मुश्किल नज़र आता है ना। इंसाफ होगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई हाकिम ऐसा आ जाए जो इंसाफ करना चाहता हो, 1 महीने के अंदर सिस्टम बन जाएगा। खान साहब इंसाफ के नाम पर ही आए थे, तो उन्होंने अपनी तंजीम का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा। देखें, कुतुबुद्दीन नाम रखने से वो दिन का कुतुब नहीं बन जाता। ठीक है, किसी जमात का नाम आप रख लेते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ, इसका मतलब नहीं है कि वो इंसाफ करेगी। देखें, वो चाह तो रहे थे, लेकिन उनको मुश्किलात इतनी पेश है। एक चीज़ होता है चाहना, अब चाह तो किसी की भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ होता है कि डिज़र्व करना और उसके अंदर वो अहलियत होना। अब हर बच्चा चाहेगा मैं डीसी बन जाऊं, लेकिन अगर वो सीएसएस कर ही नहीं सकता तो कैसे बन जाएगा? उसमें अगर वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है, उसने वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े हैं, कौन सी सलाहियत चाहिए? वो स्कूल गया ही नहीं है, कौन सी सलाहियत चाहिए? और इतनी ऐसी सलाहियत कहाँ से आएगी कि जिसमें आप बराह रास्त अदलिया से टक्कर लेंगे और अदलिया को ठीक करने टक्कर नहीं लेनी किसी से भी, तो कैसे ठीक होगा? देखें, हुक्मरान का काम है, टीम वर्क होता है, सब कुछ टीम वर्क होता है, और खिलाड़ी तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं टीम वर्क क्या होता है। आपने उस महकमे को जिसको आप लाइन पे लाना चाह रहे हैं उसको बुलाएं, उसके हेड्स बुलाएं, 5, 7, 10 लोग बुलाएं अपने बैठ के, और उन्हें टारगेट दें कि जी हमने ये काम करना है, हमने अदल कायम करना है, बताओ जी आप मशवरा दें, जी क्या करेंगे? वो मशवरा दें, वो दें। आपके पास इतने मशवरे आएंगे कि जो आपके जहन में पहले नक्शा मौजूद है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है। टारगेट एक है, मंजिल एक है कि अदल देना है, अब उस पर रास्ते वो बताएंगे। कोई रास्ता अगर उनका वो बता रहे हैं और वो सूटेबल लगता है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, मुशावरत इसीलिए होती है। लेकिन अगर लगता है कि ये लोग तो नहीं चाहते, लेकिन आप तो फिर वही बात कर रहे हैं कि लोगों से मुशावरत लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे किस तरह से अदल करना है। तो अगर किसी ने आपको मुशावरत नहीं, ये बात नहीं होती। हाँ। देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा लिया और सहाबा किराम ने मशवरा दिए कि किसको बनाना है आपके बाद अमीरुल मोमिनीन, तो हज़रत उमर का नाम तो किसी ने भी नहीं लिया, और उन्होंने जब बनाया उनको तो बाद साहबा ने ये भी कहा कि अल्लाह के यहाँ जाके जवाब क्या देंगे कि किसके हवाले करके आए उम्मत को, यहाँ तक। लेकिन फ़ैसला उनका था, मुशावरत की है लेकिन फ़ैसला अपना दिया है। अमीर जमात का काम होता है, अमीरुल मोमिनीन का काम होता है, हाकिम का काम होता है कि मुशावरत करे कि कोई बेहतर सूरत निकल सकती है तो अच्छी बात है, तो क्या आपके लेकिन पास फैसला अपना करना कौन सा खाका है आपके पास कि आप हुकूमत को सही कर दें और इसको अदलिया को ठीक कर लेंगे? क्या खाका है आपके पास? लेकिन बात यह है कि आपने एक टारगेट दे दिया, मंजिल का तयन कर दिया, यहाँ पहुँचना है, कोई पहुँचता है तो ठीक है, नहीं पहुँचता है तो अपने घर चला जाएगा। कौन? कोई भी हो, कितने लोग, कोई भी हो, आप देखिए टारगेट देते हैं, कितने लोगों को घर भेजेंगे? आपके पास जितने लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा क्यों में लगे हुए हैं, डिग्रियां उठाए हुए। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप आज एक को आजमा रहे हैं, आजमाना नहीं किसी को कर रहे हैं, आजमाना उसके बाद फिर आप दूसरे को ला रहे हैं, फिर कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फिर तीसरे को ला रहे हैं, कौम का वक्त ज़ाया होता ही नहीं। देखिए, मैं आपको ये वापडा की बात कर दूँ जी, जो भी चेयरमैन है वापडा का, उसको आप टारगेट दे दें कि जी लोड शेडिंग ख़त्म करनी है 1 माह या 2 माह जो भी आपने टाइम दिया है, देखें हालात देखे जाएंगे पूरे। उससे पहले गुफ्तगू भी की जाएगी कि आपके पास सोर्सेज कितने हैं, प्रोडक्शन पावर कितनी है, और उसका यूटिलाइजेशन कितनी है, चोरी कितनी हो रही है। आपने मुशावरत तो पहले करनी। बात तो फिर वहीं पर आ गई कि अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, नहीं फिर तो आप डिमांड नहीं करेंगे ना। अगर सोर्सेज ही नहीं है तो डिमांड नहीं करेंगे। नहीं तो ये शौक अगर से बिजली तो कोई भी नहीं करता। नहीं, देखें मैं कहता हूँ वापडा के चेयरमैन मतलब किसी को आपने घर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हुकूमत बेबस होती है तभी वो गालियां खाती है सर बेबस, क्योंकि अगर हुकूमत के पास चीज़ें हों, वसाइल हों, तो उसको शौक नहीं है, बल्कि उन्होंने हुकूमत दोबारा भी करना होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम दोबारा बैठें। वो कभी भी ऐसे डिसीजंस ना लें कि जिनके ऊपर अवाम उनको गालियाँ दे, वो किसी मजबूरी के तहत ही लिए जाते हैं। आज अगर हुकूमत 25 रुपये पेट्रोल कम कर दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों कर दे? लेकिन वो अगर कर दे क्यों तो कर उसको दे? कई सारे मसाइल का सामना है। देखिए पहले फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कम क्यों कर दे? हाँ ठीक है कि बढ़ाएं ना, आके छेड़छाड़ ना करें, उसी पे रहें और उससे प्रॉफिट कमा रही है गवर्नमेंट, खजाना तो अगर उसी पे रहते तो 64 पे था। हाँ तो उसी पे रहना चाहिए था, छेड़छाड़ 64 पे रहना। नहीं 64 पे नहीं था, पहले 81 पे था, फिर ये कम करके लाए, कम किया था कुछ 6-7 रुपये शायद, उसके बाद बढ़ाया 25 रुपये। ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है पेट्रोल में से, आपका ख़जाना भी ज़रूरतमंद है, आप उसको कम करें ही ना, क्यों कर रहे हैं? नहीं कौन तो मजबूर कर रहा है? फिर आवाम को तो रिलीफ ना दे सके। रिलीफ इस तरह नहीं देना कि आपने 6 रुपये कम करके फिर 25 रुपये बढ़ा दिए, ये कौन सा रिलीफ है? और जो क्राइसिस रहे, इतने दिन लोगों को पेट्रोल नहीं मिला, वो अलग है। प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए। यही तो बात है ना। देखें, अब आपको एक इजी वे नज़र आता है रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, और वो ये है कि आप अगर प्राइस बढ़ा देते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कंजम्पशन तो इतनी है कि आपके बहुत सारे मामला सेटल हो जाते हैं। बढ़ा क्यों देते हैं? जो है ऑलरेडी आपको मिला है, उसमें आपका कसूर तो नहीं है ना, आप उसको नहीं तो फिर आप बगैर किसी मजबूरी के बढ़ाएं ना। फिर अगर जो चीज़ पहले से तय है, जो चीज़ पहले से चल रही है, उसमें अगर आपने उसमें बढ़ाना या कम करना नहीं है, तो फिर चलने दें। करना जैसे है, सिस्टम चल रहा है, फिर उसको चलने दें। नहीं करना है, लेकिन उसको पहले हालात देख के करना है। आपने एक चीज़ लोगों को ओबलाइज करने के लिए, बल्ले बल्ले करवाने के लिए कीमत कम कर दी, उसके बाद आपने फिर 3-4 गुना बढ़ा दी, तो क्या फ़ायदा हुआ? अब देखें ना, अभी 10 रुपये, अभी गुज़श्ता जो 31 अगस्त को 10 रुपये की समरी आई कि तकरीबन 10 रुपये बढ़ा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बढ़ाया। साथ ही एक ख़बर आई कि 17 अरब रुपए का खसारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अगर हुकूमत 17 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रही है, तो इसका मतलब है उसको बढ़ा देना चाहिए था बकौल आपके। कैसे बर्दाश्त करेगी? आप पेट्रोल किस कीमत पे मिल रहा है दुनिया में आपको? अगर उस कीमत पे जाते हैं, अगर उस कीमत पे जाते हैं, तो फिर तो हुकूमत को वापस 64 पे आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ सकते, क्राइसिस हैं, देखो कराची डूब रहा है और अखराजात हैं, बारिशों के हैं, सैलाबों के हैं, बहुत सारी इमरजेंसीज भी आ गई हैं, कोरोना के देखो कैसे मतलब मईशत डूब गई है। आपको मईशत की ज़रूरत है, आप उसको उस पर ना लाएं, 64 से नीचे लाने की वो ना करें। अब ये जो बात आप कर रहे हैं, और लेकिन बढ़ाएं ना, तो ये दूसरी बात आप कर रहे हैं। अब आप पहले आप दूसरी बात कर रहे थे, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। अब जब अवाम क्राइसिस के अंदर है, तो उसी क्राइसिस में हुकूमत को भी ज़रूरत है, और उसी क्राइसिस में तो अवाम को भी ज़रूरत है रिलीफ की। तो आप बजाय उनको रिलीफ देने के हुकूमत की ज़रूरत पूरी करेंगे, या उनको रिलीफ देके हुकूमत का सहारा करेंगे? देखें, एक बात है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई है और फिर आप ये कहते हैं कि हमें इस इमरजेंसी के लिए फ़ंड्स चाहिए और इसलिए हम फ़लाँ चीज़ में कीमत बढ़ाकर वो हेल्प हम उधर करना चाह रहे हैं, लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बगैर किसी वजह के ये चीज़ें तो उस वक्त हुई थी जब लोगों के पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग तो एक्सेप्ट करेंगे। आप 200 कर दें, आप पेट्रोल की कीमत 200 कर दें, तो लोग बर्दाश्त करेंगे। लोग क्या करेंगे? नहीं होती। लोग क्या करेंगे? मतलब लोग क्या करेंगे? अगर आप 200 रुपये कर देते हैं, पेट्रोल 300 रुपये कर देते हैं, लोग क्या करें? लोग बातें करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे ना। और तो बातें क्यों हो? यही तो सारी बात ही तो असल बात है कि अगर बातें होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर समझो ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। नहीं, बातें तो हर हुकूमत में होती हैं, तो फिर उनका अंजाम भी क्या होता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर इनका अंजाम क्या होता है? इनका भी वही होगा जो जैसी बातें हो खल्के तो खुदा करेगी। किस तरह से लोगों की बातें नहीं सुनेंगे? नहीं, बातें सुनेंगे। आपने जो काम करना है प्लानिंग के साथ करें, मुशावरत के साथ करें, सोच समझ के करें, और जो आपके जहन में एक टारगेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें कि लोग जो राय दे रहे हैं क्या उनकी राय में सदाकत है या वो टरखाना चाह रहे हैं। आप फैसला आपने करना है। अमीर जमात का काम है डिसीजन लेना। आप देखें दूसरी तरफ मशवरा करना ज़रूरी है। देखें ना, जो मशवरे देने वाले वहाँ पे मशीर बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें जी 12.5 करोड़ सिमें यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, और 12.5 करोड़ लोग जो हैं
उनके हाथ में मोबाइल है, तो वो अगर आप 200 रुपये भी कर देंगे पेट्रोल तो कोई इशू नहीं है, लोग बर्दाश्त कर जाएंगे। वो तो ये कहेंगे ना। अब हुक्मरान ने ये सोचना है, देखना है कि अगर हम ये करेंगे तो क्यों करेंगे, रीज़न क्या है। फिर पैसे की ज़रूरत है ना, आपने बाकी अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़कात इकट्ठी करें, आप ऊशर इकट्ठा करें, आपके पास सोर्सेज तो मौजूद हैं, ज़मूरत के पहाड़ हैं और लोग ट्रालियाँ भर के कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। आप उन अपने ख़जानों को यूटिलाइज़ करें, आपके पास गोल्ड है उसको यूटिलाइज़ करें, आपके पास कोयले की कानें हैं उनको यूटिलाइज़ करें, आपके पास सोर्सेज की कमी नहीं है। अगर नीयत ही ये है कि हमने अवाम से ही छीनना है तो फिर अलग बात है। तो आप सोने की कानें निकालेंगे, आप या करें, बिल्कुल उनको देखें। अगर आपके यहाँ इस मुल्क में अमन कायम हो जाए, क्या सिस्टम है, अगर आपने अपने पहाड़ों से ज़मर्द निकालना है, सोना निकालना है, तो उसका सिस्टम क्या है, आप कैसे निकालेंगे? देखें, जो भी काम करना है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। कंपनियां जो होती हैं इंटरनेशनल, उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके मुताबिक उनसे मुआहदा किया जाता है। मुआहदा करने वाले मुखलिस लोग होने चाहिए। अगर हुक्मरान मुखलिस है तो मुआहदे ऐसे करेगा जिससे रिक्वायरमेंट्स पूरी। मसलन मलेशिया ने इंडस्ट्री लगाई जापान से, अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगवाई जापान से, और अपने मुल्क की सारी जो थी मज़दूर, वो उनको मजदूरी मिल गई और इंजीनियर भी अपने तैयार हो गए, शरायत ऐसी रखी गई थी, मुआहदा ऐसा था। और इतने साल के बाद वो जब छोड़ के जाएंगे इंडस्ट्री हमारी हो जाएगी। अब इंडस्ट्री भी उनकी, इंजीनियर भी उनके, लेबर भी उनकी, सारा कुछ उनका हो गया और वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया, और जापान को भी खसारा नहीं हुआ। हम जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी के साथ वो इस तरह का हो कि बेचें ना कुछ भी, आप सौदा करें उनके साथ। मसलन सी पैक का सौदा है, ठीक है जी, कंपनी उनकी बनाएगी लेकिन मैन पावर हमारी होगी, इंजीनियर्स हमारे होंगे, आपके इतने % होंगे, हमारे इतने % होंगे, इसमें इतने साल का ठेका होगा, उसमें जो आएगा राहदारी वगैरह कह लें, इतने % आपकी होगी, इतने आपकी कीमत इतने सालों में पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप फारिग हैं, चीज़ हमारी रह जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता दे दिया जाए कि कोई कब्जा करके बैठ जाए, इन्होंने फिर बड़ा अच्छा मुआहदा किया चाइना के साथ गुज़श्ता हुकूमत ने। गुज़श्ता नहीं, या इसने गुज़श्ता हुकूमत के मुआहदे को चेंज करना पड़ा है, इस हुकूमत ने दोबारा किया है और उसमें जो कुछ गलतियाँ थी वो दूर की हैं। तो इसका मतलब फिर इन्होंने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा किया है, बिल्कुल। जो काम अच्छा होगा तो अच्छा है ना। ठीक है। असल बात देखें ये है कि पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, आपका पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके शहर में सड़कें नहीं हैं, आप मोटरवे बनाने चल पड़े, तो इसको हम कोई दाना, अच्छी चीज़ है मोटरवे, बुरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पहले हमें उस शहर की सड़कों की है। अगर आप तजावज़ात तो हटाते नहीं, रेडियो ने सड़कें घेर रखी हैं सारी, उसको तो आप कर नहीं सकते और पुल बनाने शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं तजावज़ात एक दफ़ा तो हटाए गए ना, दोबारा फिर आ गए नहीं। अगर वो हटाना क्या है जो दोबारा आ जाए, हटाने का मतलब ये होता है कि फिर दोबारा कभी आ ना सके। अवामी प्रेशर है ना, अवामी प्रेशर कभी नहीं होता, अवाम हुक्मरान के ताबे होती है, हुक्मरान का प्रेशर होता है सारा। जब ये काम करना चाहते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंगें गिरा के और सड़कें बना देते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप ये फरमाते हैं कि जो प्रेशर है वो हुक्मरान का होता है। हाँ, हुक्मरान का होता है। तो जब ये हुक्मरान अपना प्रेशर देने की कोशिश करते हैं तो अवाम इनसे नाराज़ हो जाती है। अगर प्रेशर है लीगल तो कोई नाराज़ नहीं होता, इलीगल प्रेशर पे नाराज़ होते हैं। नहीं, प्रेशर तो लीगल ही होता है। कौन सा प्रेशर लीगल? मिसाल के तौर पे इन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से बात की कि जी प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा जाके डंप हो जाता है वो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। ठीक है, लोग नाराज़ हो गए। कितने लोग नाराज़ हो गए? परसेंटेज भी तो देखनी है। अगर मैं चोर हूँ बर्दाश्त और मुझे कोई चोरी से रोकेगा तो मैं नाराज़ तो हूँगा, लेकिन कितने लोगों का भला होता है? हुकूमत बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकी? दोबारा फिर क्यों रिलीफ दे दिया? तो गलत किया हुकूमत ने अगर रिलीफ दिया तो। हुकूमत को अवाम की तरफ देखना चाहिए, माफिया की तरफ नहीं। देखें, मेरे एक किताब का मजमून है क़ल्ब सलीम का, जिसमें मैंने इस पर तनकीद की हुई है, और ये दौर भी इनका नहीं, पहले का दौर है, 2000 की बात है अंदाज़न, उसमें 2003-4 प्रॉपर्टी 10-20 गुना बढ़ी एकदम। ठीक है, हाथ से निकल गए, लोग दौड़ रहे थे पीछे और वो भागी जा रही थी। ऐसे ही है। एक रात में लाखों रुपया प्लाट बढ़ रहा था और दुनिया का सारा पैसा जो था वो मिट्टी में दफन हो गया। अब वो कभी निकल नहीं सकता।
अब वो पैसा मिट्टी में से वापस नहीं आ सकता। अगर उस वक्त कोई प्लानिंग की होती है और वो पैसा लगता आपका इंडस्ट्री में, तो आज ये मुल्क सनती मुल्क होता। चलें, इसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकती है अच्छी खासी कि आप प्रॉपर्टी को किस तरह से देखेंगे और इंडस्ट्री को, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर भी पैसा सारा डंप नहीं होता, सिर्फ एक सिस्टम की ज़रूरत है, और वो सिस्टम अगर बनाया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। असल चीज़ सिस्टम है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि पाकिस्तान में अभी भी 1,30,00,000 घरों की शॉर्टेज है इस वक्त भी, और वो शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? क्योंकि जो माफियाज हैं वो प्लॉट की कीमत इतनी बढ़ा देते हैं कि वो फिर एक आम आदमी के बस में नहीं रहता, तो इसको कैसे ओवरकम करना है, ये बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अगले प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने